अब एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है जिसको हम लोग कहते हैं TCL. TCL इज समथिंग ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं हम? नहीं, लेन देन. हाँ, वही समझ लें. हाँ, डेटाबेस की लैंग्वेज में वही बात वही है, मीनिंग वही है, बट थोड़ा सा ओके. तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल कुछ ऐसे कमांड जो ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करते हैं. ये बात सभी को समझ आई? टेबल क्या है? टेबल इज द कलेक्शन ऑफ टपल एंड फील्ड्स. व्हाट इज टपल? टपल इज द रोज ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द table. What is the field? What is the attribute? Is the column of the table. What is table? Table is the collection of tuple and fields where each tuple have the similar number of columns. ना बोलो. Yes. अब ऐसा डेटाबेस एक बिल्कुल फ्रेश और नई लैंग्वेज है, तो इसका आपने पहले जो पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई लेना देना नहीं है. And the one of the most important command is TCL. अब TCL का जो फुल फॉर्म है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल. तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज आपको पढ़ने को मिलेगा. इट इज समथिंग लाइक, सबसे पहली बात है कि हम ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं. ट्रांजैक्शन इज द यू कैन से सेट ऑफ commands या set of operations जो मिलके एक ट्रांजैक्शंस बनाते हैं. फॉर द एग्जाम्पल जैसे हम लोग अक्सर पेमेंट्स वगैरह किया करते हैं, है ना. हम लोग पेमेंट्स करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक फ्लिपकार्ट के थ्रू हमने शॉपिंग किया और हमने जो है फ्लिपकार्ट को अपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया. हमने कहा कि एक ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया. सपोज कभी कभी होता है बीच में ही ट्रांजैक्शंस फेल्ड हो जाते हैं या इंटरप्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा काम कंप्लीट नहीं हो पाता. तो ये अब इसमें आपको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि मान लीजिए हमारी एक सबसे फर्स्ट तो हमारा एक बैंक है जिसमें हमारे पैसे रखे हुए हैं एक्चुअली. अब मान लीजिए ये बैंक है हमारा SBI जिसमें मेरा एक्चुअल अकाउंट है. अब SBI के थ्रू हमने इस अकाउंट को कनेक्ट किया है एक थर्ड पार्टी यूपीआई के अंदर, जो कि है मान लीजिए गूगल पे या मान लीजिए फोन पे या बहुत सारे जो भी हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं ऐसा. तो सबसे फर्स्ट तो हमारा SBI के थ्रू डेटा किस में आ रहा है? यूपीआई में आ रहा है. और फिर हम यूपीआई के थ्रू एक पेमेंट कर रहे हैं जिसमें एक और थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे, जो पेमेंट गेटवे ऐड हुए, ये लोग भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स बनाते, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं ये, जिसमें आपको फोन पे, पेटीएम और रेजर पे ऐसे लाइक इविक्स कैश, लाइक SBI पे एंड इसमें आपको लाइक पे यू मनी ऐसे करके, ये सब जो मैंने यहाँ नाम लिखा ये सब क्या है? ऐसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ये लोग कौन हैं? ये एक थर्ड पार्टी APIs हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका काम है आपके बैंक अकाउंट से पैसे लेना और उसको दूसरे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करना. ये उनका काम है. और ये बीच में काम करते हैं, बीच में अपना एक सॉफ्टवेयर इन्होंने दे रखा है जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने अकाउंट से पैसे उनके अकाउंट में भेजते हैं, फिर वो कुछ कमीशन ओमिशन काट के वो पैसे उठा के वो किसी और अकाउंट में भेजते हैं, बिकॉज अब डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं. तो एक इनके पास इंटीग्रेशन किट होती है जिसे आप किसी अलग अलग लैंग्वेज, फ्लटर, एंड्रॉइड, .NET, मॉन या किसी भी अलग लैंग्वेजेस में आप उसे इंटीग्रेट करते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. वो भी एक वेब एप्लीकेशन ही है जिनका काम है
आपसे रिक्वेस्ट लेना, आपके बैंक अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में लेना और फिर अपने अकाउंट से पैसे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर करना, वो इनका काम होता है। तो अब एक ये लोग बीच में बैठे हुए हैं, फिर अब इनके बाद आता है वो अकाउंट जो फ्लिपकार्ट का अकाउंट है। तो ये अब अपने पैसे ट्रांसफर करेंगे फ्लिपकार्ट के अकाउंट में, जो कि फिर से मान लीजिए एसबीआई का है। अब बीच में आप अपना यूपीआई खोल रहे हैं और वहां से आप पेमेंट कर रहे हैं, उसमें इतने सारे प्रोसेसेस हैं जहाँ पे आपके अकाउंट से पहले पैसा यहाँ पे हो सकता है कि पैसा यहाँ से डिडक्ट हुआ। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारी यूपीआई से पैसे कट गए, हमने फ़ोन किया उनको, उन्होंने बताया कि मेरे इनसे प्रॉब्लम नहीं, आप बैंक में कांटेक्ट करो। ओके कभी कभी ऐसा होगा कि आपके यूपीआई से पैसे कट गए बट एक्चुअली फ्लिपकार्ट पे दिखा रहा है ऑर्डर फेल्ड या ऑर्डर नॉट प्लेस्ड, तो मुझे लगा कि अब फिर से ये प्रॉब्लम है। ये इसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन को इंटरप्ट होना। एक ट्रांजेक्शन के कंप्लीट होने में बीच में बहुत सारे टास्क होते हैं, मतलब बहुत सारे बैकएंड की क्वेरीज हैं जो एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं। जैसे हमें तो लग रहा है कि बस हमने ऑर्डर बटन पे क्लिक किया और यूपीआई से ऐसे पैसे डाले और अपना पिन डाला और पैसे चले गए, बट आपके इस काम को करने में पीछे बहुत सारे डेटाबेसेस में चेंजेस हुआ। कोई डेटाबेस अपडेट हुआ, कोई डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड डिलीट हुआ, किसी में कोई रिकॉर्ड ऐड हुआ, बहुत सारे डेटाबेस के अंदर एक साथ चेंजेस हुआ करते हैं। अ सेट ऑफ क्वेरीज इज नोन एज ट्रांजेक्शन, जिससे एक काम का होना माना जाता है। हम कह रहे हैं कि हमारा एक ऑर्डर प्लेस हुआ, उस एक ऑर्डर के प्लेस होने में आप देख रहे हो कितने सारे काम। सबसे फर्स्ट हमारे अकाउंट से पैसे माइनस होंगे, इनके अकाउंट में पैसे प्लस होंगे, कुछ समय के बाद यहां से माइनस होगा, फिर ये पैसा यहां पे जाके प्लस होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स एक साथ हो रहे हैं। अब है क्या कि अगर बीच में ट्रांजेक्शन कहीं भी इंटरप्ट हुआ, कहीं पे भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई, तो इसको हम मान सकते हैं कि हमारा एक ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, ना कि हमारी एक क्वेरी फेल हुई है। क्या इसका मतलब समझ आ रहा है आपको? अब फॉर द एग्जाम्पल इसी बात को अगर हम डेटाबेस की लैंग्वेज में पढ़ें, बीइंग अ डेवलपर हमें कैसे इस बात को मैनेज करना पड़ता है। मान लीजिए कि हम एक ऑर्डर नाम का टास्क कर रहे हैं, दिस इज अ ट्रांजेक्शन ऑर्डर। अब इस ऑर्डर को करने में फॉर द एग्जाम्पल मैं एक डेटाबेस का स्मॉल सा डेमो बनाती हूँ जिसे आपको देखना है। एक हमारे पास टेबल है जिसका नाम है टीबीएल प्रोडक्ट, इस टेबल का नाम है। और ये प्रोडक्ट टेबल का काम क्या है? प्रोडक्ट टेबल का काम है टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कमिंग प्रोडक्ट्स। मेरी एक बिजनेस साइट है, मेरी एक ई कॉमर्स साइट, ई कॉमर्स का मतलब समझते हैं जहां हम कुछ सेल परचेज करते हैं, तो ई कॉमर्स साइट है और उस ई कॉमर्स साइट में हम कपड़े बेचते हैं ऑनलाइन। अब ये जो हमारी कपड़े बेचने की वेबसाइट, जब भी हमारे पास कोई नया कपड़ा आता है उसका एक पूरा डेटा, पूरा इंफॉर्मेशन हम इस टेबल में ला के स्टोर करते हैं। तो मेरा एक सिंपल सा पर्पस ये है कि जब भी मेरे पास कोई नया प्रोडक्ट आएगा, सबसे पहले हम वो डेटा किस में स्टोर करेंगे? टीबीएल प्रोडक्ट में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब टीबीएल प्रोडक्ट में उस हर एक प्रोडक्ट का क्या क्या इंफॉर्मेशन है, हर प्रोडक्ट की अपनी एक आईडी है, हर प्रोडक्ट का अपना एक नेम है, हर प्रोडक्ट की अपनी एक एमआरपी है, हर प्रोडक्ट का अपना एक सेल रेट है, सेल रेट मतलब कितने में हमें बेचना है। साथ ही साथ हमारे पास एक क्वांटिटी है, कितने की क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट आया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? द फर्स्ट सीरियल नंबर 1 2 3, मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। 3 प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट का नाम है सपोज कुर्ता, एक का नाम है टी शर्ट, एक का नाम है सपोज साड़ी खरीद लें क्या? ओके तो चलो मैं साड़ी हटा देती हूँ, जीन्स कर देती हूँ, तुम सबके लिए हो जाएगा। तो ऐसा मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। द एमआरपीज इज समथिंग, ज़्यादा हो गया, 1000 लिखना था, गलती से लिख दिया ऐसा। एंड द सेल रेट इज समथिंग लोअर, दैट इज 9000, 900, 1500 इज द सेल। क्वांटिटीज 10 की क्वांटिटी, 9 क्वांटिटी, 8 क्वांटिटी समथिंग। अब मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है टीबीएल स्टॉक, सपोज ऐसा फॉर द एग्जाम्पल। टीबीएल स्टॉक हमने क्यों बनाया? टीबीएल प्रोडक्ट के अंदर हम क्या रखेंगे, सभी को समझ आया? बताओ
क्या? सारे प्रोडक्ट्स के इंफॉर्मेशंस, सारे प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स जब भी आपके पास आएंगे उसका एक एंट्री उठा के आप करेंगे किस में? टीबीएल प्रोडक्ट में, ताकि आपके पास पूरा एक डेटा रहे कि कब कब मेरे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स कितनी की संख्या में आए थे। ऐसा। अब मेरे को चाहिए एक स्टॉक। स्टॉक सभी लोग समझते हैं स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है समथिंग जिससे कि हम अपने करेंट अवेलेबल प्रोडक्ट्स को समझ पाते कि हमारे पास कितना है। सपोज हमारे पास एक प्रोडक्ट था जिसका नाम है, अब ये एक टेबल है मेरे पास, अब इस टेबल के अंदर फिर से मेरे को एक सीरियल नंबर मिल रहा है, मुझे एक प्रोडक्ट की आईडी मिल रही है और मुझे एक इन स्टॉक वैल्यू मिल रही है कि अभी कितना अवेलेबल स्टॉक है। सपोज सबसे पहले मेरे पास था सीरियल नंबर 1 2 3, प्रोडक्ट आईडी 1 2 3, प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 का मतलब ये सीरियल नंबर से आप इसको कनेक्ट कर लो। 1 का मतलब हम किसकी बात करें? हम कुर्ताज की बात करें। 2 का मतलब हम टी शर्ट्स की बात करें। 3 का मतलब हम किसकी बात करें? हम जीन्स की बात। ऐसा कुछ आइडिया है मेरे पास। अब सबसे पहले हमारे पास स्टॉक में वैल्यू थी 10 9 8 ऐसा। बट अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीद लिया जाएगा किसी यूजर के द्वारा तो सिंपल सी बात है कि क्या होना चाहिए? स्टॉक से घटना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। जैसे कभी कभी हम लोग अक्सर देखते हैं दिखाता है आउट ऑफ स्टॉक, तो भाई आउट ऑफ स्टॉक कैसे दिखा दिया? कहीं ना कहीं तो रखा होगा उन्होंने डेटा कि मेरे पास 10 की क्वांटिटी में था, अब ये बिक गया, अब मेरे पास 0 की क्वांटिटी में है तो यहाँ आउट ऑफ स्टॉक दिखा। ऐसा है ना, ये लॉजिक चल रही होगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने रखा होगा कि मेरे पास इतने के स्टॉक में ये डेटा था, तभी जाके तो ऐसा। एक है मेरे पास टीबीएल कार्ट। टीबीएल कार्ट एक ऐसा टेबल है जिसमें आप देखते हो कि जब भी आप अपना अकाउंट खोलते हो फ्लिपकार्ट का, अमेजन का, तो उसमें दिखाता है ना कि अभी तक आपने ये कार्ट में डेटाज नहीं, प्रोडक्ट्स ऐड किए। तो एक टेबल वो भी है जो कि ये हमें बता रही है कि एक यूजर ने अपने कार्ट के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स को ऐड किए हैं, और साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि कितने की क्वांटिटी में ऐड किया, दिखाता है क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है कार्ट में। कार्ट में जो डेटा दिखाता है उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दिखाता है? कार्ट देखा है कहीं? किस वेबसाइट पे? हर जगह। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिखाता है उस कार्ट में दिखने वाले डेटा में? और स्पेसिफिक बताओ, जो स्पेसिफिक कार्ट में दिखाता है और कहीं नहीं दिखाता है। क्वांटिटी। तो सबसे फर्स्ट कार्ट में जो इंफॉर्मेशन रखी जा रही है उसमें क्या क्या रखा जाता होगा? कोई अपनी आइडिया से बता सकता है? हाँ, क्या? सबसे फर्स्ट तो एक रखा जाता होगा कि किस प्रोडक्ट को ऐड किया ना। तो मान लीजिए एक है कार्ट आईडी, ये कार्ट की आईडी है, एक ये हो गया। दूसरा हो गया प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या बताएगा? किस प्रोडक्ट को? प्रोडक्ट आईडी क्या बताएगा? किस प्रोडक्ट को रखा है। एक होगा यूजर आईडी। यूजर आईडी क्या बताएगा? किस यूजर ने रखा है। मान लिया मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है ये, तो इसको यूजर 1 भी रख सकता है अपने कार्ट में, यूजर 2 भी रख सकता है अपने कार्ट में, नहीं रख सकता क्या? रख सकता है। तो एक तो हमारे पास ये भी होना चाहिए किस यूजर ने रखा, किस प्रोडक्ट को रखा। इसके अलावा ऑफ कोर्स क्वांटिटी, एक मेरे पास होना चाहिए कितने की क्वांटिटी में रखा। एक हो सकता है हम रख सकते हैं डेट, किस डेट पे रखा, ये सब इंफॉर्मेशन कार्ड से रिलेटेड। हाँ, प्राइस तो यहां से भी आ सकता है। हाँ, जैसे वहां से भी निकाल सकते हैं, यहां रख भी सकते हैं। चलो प्राइस मान लो, ये इसको हटा दिया, हमने लिख दिया टोटल। टोटल इज अ पैसा, कितना। अब कार्ट आईडी है मेरे पास 1 2 3 4 5, प्रोडक्ट आईडी है 1 2 1 2 3 ऐसा। यूजर आईडी है U1 U1 U2 U2 U1 ऐसा। U1 इज अ यूजर, U2 इज अ यूजर। कितने की क्वांटिटी में रखा? 2 2 3 4 5 ऐसा। एंड टोटल इससे कैलकुलेट करके अब निकाल लीजिए कितना पैसा। एक ऐसा है, एक मेरे पास है टीबीएल ऑर्डर, ये भी एक टेबल है मेरे पास। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता,
अब ऑर्डर टेबल का क्या मतलब है? ऑर्डर टेबल इसलिए बनाई गई है कि जब भी कोई हमारे वेबसाइट पे कुछ ऑर्डर प्लेस करेगा तो हम उस ऑर्डर का इंफॉर्मेशन एक इस टेबल में डालेंगे। मतलब बस इस टेबल को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि किस यूजर ने किस प्रोडक्ट को कितने की क्वांटिटी में किस डेट पे खरीदा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब टीबीएल प्रोडक्ट को देख के आप क्या पता लगा सकते हैं? प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन। जितने आपके पास नए परचेस करके या मैन्युफैक्चर करके या जो भी करके आप जितना अपना स्टॉक ला रहे हैं वो सारा किस में रखा गया है? टीबीएल प्रोडक्ट। मतलब बस टीबीएल प्रोडक्ट को देखोगे तो ये जान जाओगे कि कब कौन सा प्रोडक्ट आपके पास आया, वो कितने की क्वांटिटी में था, उसकी प्राइस क्या थी, और ये एक है हमारे पास टीबीएल स्टॉक। स्टॉक क्यों बनाया गया है? कितना बचा? ये प्रोडक्ट आया तो 10 की क्वांटिटी में, लेकिन है कितना? दैट इज अ पॉइंट ना। तो वो बताएगा कौन? टीबीएल स्टॉक। एक है टीबीएल कार्ट। इसका क्या मतलब है? जब भी कोई यूजर अपने कार्ट में, आपको ये प्लस का बटन मिल गया, प्लस को क्लिक किया, ऊपर संख्या बढ़ने लगी, भाई बैकएंड में भी तो कुछ हो रहा है, तब तो पता चल रहा है कि किस यूजर ने कौन से प्रोडक्ट को कितने की क्वांटिटी में कब अपने कार्ट में ऐड किया, उसका पैसा क्या है, ये सब भी तो चल रहा है ना पीछे। तो वो कार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कार्ट टेबल को देख के आप ये जान पाएंगे किस यूजर ने किस आइटम को कितने की क्वांटिटी में किस डेट पे अपने कार्ट में ऐड किया। और एक है टीबीएल ऑर्डर। ऑर्डर को देख के आप ये समझ पाएंगे कि किस यूजर ने किस प्रोडक्ट को किस एड्रेस पे कितने की क्वांटिटी में किस डेट पे अपने को खरीदा। अपने को खरीदा नहीं, प्रोडक्ट को खरीदा। हाँ, time and the address and the expected delivery date and the everything is stored in the which table? Order table. Understood? अब मेन चीज क्या है? मैंने ये सब बनाया क्यों? ये सब बनाया मैंने बस आपको एक ट्रांजेक्शन समझाने के लिए, जो ट्रांजेक्शन है ऑर्डर ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन है कौन सी ट्रांजेक्शन? ऑर्डर ट्रांजेक्शन। मान लीजिए कि किसी यूजर ने अपने कार्ट में रखे गए आइटम्स को खरीद लिया। हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और दिखाता है कि और ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। तो बैकएंड में क्या क्या काम हुआ? सबसे पहले, क्या टीबीएल प्रोडक्ट में कोई चेंजेस हुआ? नहीं हुआ। क्या टीबीएल स्टॉक में कोई चेंजेस हुआ? हुआ। जब भी कोई खरीदा हमारे प्रोडक्ट को तो हमारा स्टॉक घटा ना। तो टीबीएल स्टॉक में कौन सा ऑपरेशन हुआ? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? तो सबसे पहला एक ट्रांजेक्शन की हम बात करें, कौन सा ट्रांजेक्शन? ऑर्डर ट्रांजेक्शन। ऑर्डर ट्रांजेक्शन में सबसे पहला जो टास्क हुआ वो किस टेबल के अंदर हुआ? टीबीएल स्टॉक में हुआ। क्या टास्क हुआ? अपडेट। क्या अपडेट हुआ? इन स्टॉक क्वांटिटी अपडेट हुई। अच्छा, क्या टीबीएल कार्ट में कोई चेंजेस हुआ? हुआ। क्या हुआ? नहीं। जितनी की क्वांटिटी में यूजर ने कार्ट में ऐड किया वो सारी क्वांटिटी खरीद लिया। कार्ट में तो अक्सर यही होता है ना कि हम जितने की क्वांटिटी में ऐड करते हैं हम फिर उसी को ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, उसी पे ऑर्डर लगा देते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। तो क्या होता है, जब एक कार्ट का आइटम खरीद लिया जाता है तो कार्ट से हट जाता है और ऑर्डर में आ जाता है। ऐसा होता है? ऐसा होता है ना। तो क्या टीबीएल कार्ट में कोई चेंजेस हुआ? हुआ। कौन सा चेंज हुआ? कौन सा टास्क हुआ? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट। कौन सा टास्क हुआ? डिलीट। कौन सा टास्क हुआ? डिलीट। कैसे? मान लीजिए यूजर U1 ने जितने अपने कार्ट में आइटम्स रखे थे जिस सबको खरीद लिया, सबको खरीद लिया, तो क्या होगा? ये पूरी रो इस टेबल से गायब हो जाएगी, ये पूरी रो इस टेबल से गायब हो जाएगी। क्यों गायब हो जाएगी? क्योंकि ये दोनों रो किसकी थी? U1 यूजर की थी। सॉरी, ये भी है। ये तीनों किसकी थी? U1 यूजर की थी। U1 यूजर ने क्या किया? तीनों प्रोडक्ट को खरीद लिया। खरीद लिया तो अब ये इस टेबल से तो गायब होगी ना। और फिर एक काम हुआ ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर आईडी, यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, किस डेट पे खरीदा, टोटल पैसा कितना था,
और एड्रेस क्या था, ये सब। तो ऑर्डर टेबल में कौन सा काम हुआ? 100%। ऑर्डर टेबल में कौन सा टास्क हुआ? इंसर्ट। क्यों इंसर्ट हुआ? अब ये रो आके यहाँ इंसर्ट हो गई, ये रो आके यहाँ इंसर्ट हो गई, और ये रो आके, इससे हमें पता चला क्या कि अब ये जो कार्ट के आइटम्स थे अब इन्हें क्या कर लिया गया है? खरीद लिया। क्या? ऑर्डर आईडी 1 2 3, यूजर आईडी U1 U1 U1, प्रोडक्ट आईडी 1 2 3, कितने की क्वांटिटी में खरीदा? 2 2 और टोटल दिस, एड्रेस वाज दैट, ऐसा। अब हम देख रहे हैं कि एक साथ एक काम को करने में कौन सा काम? ऑर्डर। एक ही काम हुआ हमारा, कौन सा काम हुआ? ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है। लेकिन एक ऑर्डर को प्लेस करने में मल्टीपल टेबल्स के अंदर चेंजेस हुए। अभी तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा, आप आगे अगर आपने किया होता, अगर इसको एक्चुअली में बनाए तो ऐसे बहुत सारे टेबल्स बनेंगे और बहुत सारे टेबल्स में चेंजेस हों। तो एक काम को करने में एक टेबल में अपडेट हो रहा है, एक टेबल में डिलीट हो रहा है, एक टेबल में इंसर्ट हो रहा है। अगर बीच में किसी भी कमांड में एरर आ गया, इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन का फेल होना या ट्रांजैक्शन का इंटरप्ट होना। तो ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन इज द सेट ऑफ चेंजेस being in database to perform a single task। किसी एक काम को करने में डेटाबेस में होने वाले सेट ऑफ चेंजेस को ट्रांजैक्शन कहा जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये बात समझ आ रही है आपको? क्या कि हमने बस एक काम किया, कौन सा काम किया? ऑर्डर प्लेस किया। बट इस ऑर्डर को प्लेस करने में काम कौन कौन सा हुआ? स्टॉक टेबल के अंदर डेटा अपडेट किया गया। क्या अपडेट किया गया? इन स्टॉक। ये साथ ही साथ टीबीएल कार्ड से कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट किए गए, साथ ही साथ टीबीएल ऑर्डर के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स अपडेट किए गए। ये 3 टास्क हुए 3 टेबल में। जब ये सारे ये भी हो जाए, ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, तब हम कहेंगे कि हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है। बीच में कोई भी एरर आ जाए, यहाँ पे अपडेट हो गया, टीबीएल कार्ट में अभी भी पड़ा हुआ है, डिलीट हुआ ही नहीं, यहाँ पे इंसर्ट हुआ ही नहीं, तो जब तक ऑर्डर नहीं हुआ तब तक स्टॉक में अपडेट कैसे हो गया? ये गलत हो गया ना। इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट डेटाबेस। इनकंसिस्टेंसी होने लगेगी उस केस में अगर आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट पूरा नहीं हो रहा है। डेटाबेस की एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं एसिड। डेटाबेस की एक प्रॉपर्टी है जिसको कहा जाता है एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी इंश्योर्स अ स्मूथ एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन किस किस नियम को फॉलो करना चाहिए वो एसिड बताता है। तो अभी हम इसके बारे में भी देखेंगे। फिलहाल हम इसको देखें कि हमने बोला कि स्टॉक में अपडेट हो गया, आपने कहा प्रोडक्ट आईडी 10 से घट के 8 हो गई और ऑर्डर में कोई ऑर्डर दिखा ही नहीं रहा है, तो क्या ये इनकंसिस्टेंट डेटाबेस नहीं है? हमने तो 10 की क्वांटिटी में इसको खरीदा था, स्टॉक में 8 बचा है, इसके लिए ऑर्डर कोई है नहीं, तो कहां गया 2 आइटम? चोरी हो गया। चोरी हो गया तो उसका अलग से रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि 2 आइटम चोरी हो गए हैं, ठीक है? नहीं तो ऐसे तो तुम खुद ही बेच खाओगे, सब स्टॉक खत्म कर दोगे। तो क्या करना पड़ेगा कि अगर इन स्टॉक से अपडेट हुआ और ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं। अब जैसे क्या होता है इस केस में, हमने 3 कमांड्स लिखे। एक कमांड हमने लिखा, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। एक कमांड हमने लिखा, मान लीजिए हमने कमांड शुरू किया, अब मैं यहां लिखती हूं, देखिए। एक हमने ट्रांजैक्शन शुरू किया जिसमें सबसे पहला टास्क हमने लिखा अपडेट का टास्क, और यहां हम अपडेट कर रहे हैं कौन सा टेबल? टीबीएल स्टॉक, और डैश 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 पूरा एक कमांड लिखा हुआ है। एक हमने टास्क लिखा डिलीट का कमांड, हमने लिखा डिलीट फ्रॉम टीबीएल कार्ट और फिर डैश डैश आगे बहुत कुछ लिखा। एक हमने लिखा इंसर्ट का कमांड, हमने लिखा इंसर्ट इनटू टीबीएल ऑर्डर और फिर ऐसे डैश 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 डैश, ये पूरा हमने। अब हुआ क्या कि ये पहला कमांड तो चला,
लेकिन जैसे दूसरा डिलीट कमांड चला, इसमें एरर आ गई। पहला ये अपडेट कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ और डिलीट कमांड जैसे ही एग्जीक्यूट होने वाला था, डिलीट कमांड में एरर आ गई। अब डिलीट कमांड में एरर आ गई तो ना डिलीट वाला काम हो पाया, ना उसके बाद लिखा हुआ काम हो पाया। अब इसको कहते हैं एक्सेप्शंस। कभी कभी कमांड्स में गलत डेटा के इनपुट हो जाने की वजह से एरर्स आ जाती हैं। तो अब अगर डिलीट में एरर आ गई तो ना डिलीट हो पाया ना इंसर्ट हो पाया, लेकिन स्टॉक में अपडेट हो गया था। क्या ये ठीक है? क्या ऐसा होना चाहिए? स्टॉक में अपडेट हो गया, यहां से डिलीट भी हो गया और ऑर्डर प्लेस ही नहीं हो पाया, इसमें एरर आ गई, फिर से प्रॉब्लम है। स्टॉक में भी अपडेट हो गया है, क्वांटिटी घट गई है, टीबीएल कार्ट से भी जो कार्ट में ऐड किया वो आइटम गायब हो गया है और ऑर्डर कोई आया ही नहीं। इसका मतलब क्या है? फिर से ट्रांजैक्शन गलत। इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन का बीच में ही फेल्ड हो जाना। ट्रांजैक्शन के बीच में फेल्ड हो जाने की वजह से इनकंसिस्टेंट डेटाबेस जनरेट होता है। इनकंसिस्टेंट डेटाबेस हम किसको कहते हैं? इनकंसिस्टेंट डेटाबेस हम कहते हैं जो हमारे द्वारा दिए गए नियम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नियम क्या था? नियम ये था कि स्टॉक में बचा हुआ आइटम प्लस खरीदा गया आइटम ये बराबर होना चाहिए किसके? टीबीएल प्रोडक्ट के टोटल क्वांटिटी के। ऐसा है ना? ये हमने एक नियम दिया। अब ये नियम को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है? स्टॉक से घट गया है 8 और ऑर्डर में कोई आइटम पाया ही नहीं गया, तो हमने देखा ये प्लस 0 इक्वल्स टू 10 नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये हमारे द्वारा दिए गए नियम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इनकंसिस्टेंट डेटाबेस का ये एक पार्ट है। अब हमने देखा कि हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाएगा कब? जब पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तब बीच में ही इंटरप्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल। हमारे पास कुछ ऐसे कमांड्स हैं जिन कमांड्स की मदद से हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि तो ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट होगा या फिर बिल्कुल भी ट्रांजैक्शन डेटाबेस में इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आधा चला और आधा नहीं चला, जिसकी वजह से हमारा इनकंसिस्टेंट डेटाबेस जनरेट हुआ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? गेटिंग और नॉट? फिर से बताऊं, व्हाट इज ट्रांजैक्शन? set of changes to perform a single task. The set of changes being in database is called transaction. मतलब ट्रांजैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी एक काम को करने में डेटाबेस में होने वाले मल्टीपल चेंजेस का जो सेट है वो ट्रांजैक्शन है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब एक ट्रांजैक्शन के अंदर एक कमांड भी आ सकता है, 10 कमांड भी आ सकते हैं। क्या ये बात समझ आ रही? हो सकता है कि एक काम को करने में बस एक क्वेरी चलानी पड़े और हो सकता है कि एक काम को करने में डेटाबेस में 10 कमांड चलाने पड़े। तो एक ट्रांजैक्शन के अंदर एक कमांड भी आ सकता है और एक ट्रांजैक्शन के अंदर 10 कमांड। जैसे अभी आया 3 कमांड ना, काम एक ही हो रहा है। कौन सा? ऑर्डर। काम हमारा एक ही हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? ऑर्डर का काम हो रहा है। लेकिन चेंजेस कितने हो रहे हैं? 3 चेंजेस कितने हो रहे हैं? 3 चेंजेस। ये 3 चेंजेस का सेट अगर मिला दिया जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? ट्रांजैक्शन कहा जाए। क्या ये बात समझ आ रही है? अब ट्रांजैक्शन तो ये है, लेकिन ट्रांजैक्शन का पहला नियम है क्या? पहला नियम है ये एसिड। A stands for atomicity and C stands for consistency. इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। एसिड इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। अक्सर इसे पूछा भी जाता है। एसिड इज द ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी का मतलब हर ट्रांजैक्शन इन नियम्स को फॉलो करना चाहिए। इसमें एक नियम मैंने अभी आपको बताया, सी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी इज नोन जब हमारा डेटा दिए गए नियम को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफ योर डेटा, current data of the table is satisfying the specified rules, that means it is a consistent database. If current available data is not satisfying the specified rules, that means it is an inconsistent database.
आर यू गेटिंग द पॉइंट? कंसिस्टेंसी का मतलब आपका दिया करेंट अवेलेबल डेटा हमेशा दिए गए नियम को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर दिए गए नियम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट डेटाबेस है। अब नियम बनाए जाते हैं और डेटा को उस पर रख के चेक किया जाता है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ एक नियम बनाया, क्या बनाया? मैंने कहा कि स्टॉक में अवेलेबल क्वांटिटी और प्लस इसी प्रोडक्ट की टोटल ऑर्डर क्वांटिटी अगर जोड़ दी जाए तो बराबर होनी चाहिए। किसके? टीबीएल प्रोडक्ट के क्वांटिटी के। क्या ये बात समझ आई? ये हमारा नियम है। अगर किसी भी एक समय पे जाके हमारा डेटा इस नियम को सेटिस्फाई ना करे तो इसको हम कहेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट डेटाबेस है, कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। जैसे प्रोडक्ट आईडी 1 को अभी तक कितने की क्वांटिटी में खरीदा गया है? 2 की क्वांटिटी में, और हमने देखा स्टॉक में 8 से घट के 6 हो गया, तो 6 + 2 कितना होता है? 8। खरीदा कितना था इस प्रोडक्ट को? 10 की क्वांटिटी में। बाकी 2 प्रोडक्ट्स नहीं है ना। दैट मीन्स द करेंट डेटा इज नॉट सेटिस्फाइंग द स्पेसिफाइड रूल्स, दैट इज नोन एज द इनकंसिस्टेंट डेटाबेस। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक फ्लो जो चला रहा है। हम कहते हैं ना ऐसे कंसिस्टेंसी चेक की जाती है खाना बनाते वक्त, दैट इज द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब आपका डेटा हमेशा एक फ्लो को फॉलो करना चाहिए। फ्लो इज द नियम। समझ आ रही है बात? तो अब हमारा ये नियम है कि अगर ये 3 काम होना था एक साथ, इन तीनों को मिला के एक ट्रांजैक्शन था, तो आपका डेटाबेस की तो ये तीनों टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएं तो हम कहेंगे कि हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अगर तीनों में से किसी भी एक में गड़बड़ी हो गई तो ये इनकंसिस्टेंट डेटाबेस को जनरेट करेगा, और इनकंसिस्टेंट डेटाबेस एक सही डेटाबेस नहीं है, ये आइडियल डेटाबेस की प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब हमें एक ऐसा नियम लगाना होगा इस टास्क पे कि तो ये तीनों एक साथ हो या इन तीनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन डेटाबेस में इफेक्ट ना करे। पहला कमांड कौन कौन सा है? टीसीएल का कमांड। पहला है कमिट। पहला है कौन सा? कमिट। ये है सेट। हम जब भी ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करते हैं, मैं लिख रही हूं यहां पे, आप ध्यान से देखेंगे, जब भी एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है तो हम एक कीवर्ड ऐड करते हैं। देखिए, जब भी ट्रांजैक्शन, अब हम इस पे ट्रांजैक्शन के नियम लगाने जा रहे हैं। जब भी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है हम एक नियम लगाते हैं, जिस नियम का नाम है बिगिन ट्रांजैक्शन या सेट ट्रांजैक्शन। सेट ट्रांजैक्शन लिखने से डेटाबेस ये समझ पाता है कि यहाँ एक नया ट्रांजैक्शन शुरू होने जा रहा है। अब ये ट्रांजैक्शन के काम चलते रहेंगे तब तक जब तक इसको कमिट ना कर दिया जाए। कमिट इक्वल्स टू कंट्रोल प्लस एस। कमिट इक्वल्स टू कंट्रोल प्लस एस। जैसे आप नोटपैड पे कुछ लिख रहे हो, लिखते जा रहे हो, और जब तक कंट्रोल एस ना करो तब तक वो मॉडिफाई हो रहा है नोटपैड की फाइल, लेकिन सेव नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नोटपैड पे आप कुछ लिखते जाओ और उसको कंट्रोल प्लस एस ना करो तो क्या हो रहा है? फाइल मॉडिफाई हो रही है, बट स्टिल ये सेव के स्टेटस में नहीं आई है। अब सेव के स्टेटस में आई, कंट्रोल एस प्रेस किया, और फिर कंट्रोल एस प्रेस करने के कुछ ही देर बाद कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर दिया, तो जहां से सेव नहीं किया था या जहां से एक बार में सेव किया था वो पूरा ही एक साथ क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ऐसा ही तो होता है ना। फिर कंट्रोल प्लस वाई किया तो वो पूरा वापस आ जाएगा। ऐसा अंडू रीडू हम लोग क्या करते हैं। तो ये जो टास्क है वही जो कंट्रोल प्लस एस है वो कमिट है, और जो कंट्रोल प्लस जेड है ये आपका रोल बैक है। ये जो है आपका रोल बैक है। रोल बैक इज सेम एज द अनडू। जैसे आप नोटपैड पे कंट्रोल प्लस एस से सेव किए गए डेटा को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई प्रेस कर दिया करते हैं, वैसे ही हम अनकमिटेड रिकॉर्ड्स को हटाने के लिए रोल बैक कमांड चला दिया करते हैं। तो कैसे चलता है मैं दिखाती हूं। अब यहां से चला बिगिन ट्रांजैक्शन,
बिगिन ट्रांजेक्शन लिखने से पता चल गया कि सब ट्रांजेक्शन्स हैं। ट्रांजेक्शन्स हैं का मतलब, ध्यान से सुनेंगे, ट्रांजेक्शन्स है का मतलब डेटाबेस में अपडेट कमांड चलाना है, लेकिन अभी इसको Ctrl+S नहीं करना है। मतलब डेटाबेस मॉडिफाई होगा, सेव नहीं होगा, मॉडिफाई होगा, सेव नहीं होगा। बात समझ आ रही है? मतलब डेटाबेस में चेंजेस जाएंगे, लेकिन अभी तक वो Ctrl+S नहीं होंगे, मतलब परमानेंटली सेव नहीं किए जाएंगे। अब यहां से शुरू होता है ट्राई ब्लॉक। यहां से शुरू होता है, जब आप एक बार एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे या जिसने पढ़ा होगा उसको ट्राई कैच पता होगा। ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक ये चेक करता है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर जितने कमांड्स आए उसमें कोई एरर तो प्रेजेंट नहीं है। ट्राई ब्लॉक, अब ये ट्राई ब्लॉक को इंड करने से पहले, इंड ट्राई मतलब अगर कोई भी टास्क में कोई एरर नहीं आया, चलो तो ये जहां पे ये ट्राई ब्लॉक खत्म हो रहा है, ट्राई ब्लॉक क्या बताता है? ट्राई ब्लॉक हम बनाते हैं बिगिन ट्राई और लास्ट में लिखते हैं इंड ट्राई। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एरर आई तो एग्जीक्यूट होने लगता है कैच ब्लॉक। तो जहां हम स्टार्टिंग में लिखते हैं बिगिन ट्राई और ट्राई ब्लॉक के खत्म होने से पहले हम एक कमांड चलाते हैं कमिट। कमिट का मतलब ये है कि अगर ये भी सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, ये भी सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, ये भी सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, तो इस तीनों के कंप्लीट होने के बाद ये Ctrl+S होना चाहिए। क्या बात समझ आ रही है? और अगर बीच में ही कहीं पे एरर आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फिर ये जहां पे एरर आएगी उसके बाद ये कैच ब्लॉक के पास आ जाएगा, कमिट के पास कंट्रोल नहीं आ पाए। तो हम एक और ब्लॉक बनाते हैं कैच ब्लॉक, और कैच ब्लॉक बनाने के लिए लिखते हैं बिगिन कैच और फिर लिखते हैं इंड कैच, और इसके बीच में एक कमांड चला देते हैं रोल बैक। इसके बीच में एक कमांड चला देते हैं, कौन सा कमांड? रोल बैक। और रोल बैक क्या करता है? सिंपल सी बात ये है, ध्यान से सुनेंगे, सिंपल सी बात ये है, हमने दो ब्लॉक्स बनाए, हमने दो ब्लॉक्स बनाए। एक ब्लॉक हमने बनाया कुछ ऐसा, एक ब्लॉक हमने बनाया ऐसे, हमने लिखा बिगिन ट्राई, और बिगिन ट्राई को कहीं पे ले जाके ऐसा लिखा इंड ट्राई, और बिगिन ट्राई और इंड ट्राई के बीच में क्या लिखा गया है? स्टेटमेंट्स। जब भी ट्राई आएगा उसके बाद कैच आएगा। तो अब एक और ब्लॉक आएगा, कौन सा ब्लॉक? बिगिन कैच, और बिगिन कैच के लास्ट में जाके एक ब्लॉक आएगा, कौन सा? इंड। ये इसमें भी आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट। ये एक सिंटैक्स है। अब ये सिंटैक्स क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। ये सिंटैक्स कहता है कि सबसे पहले ट्राई ब्लॉक के, ये देखो ना, नाम से ही समझ आ रहा है, ट्राई, इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा के ट्राई करो। ये जो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखे गए, अगर ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया देन एवरीथिंग इज ओके। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कहीं भी एरर आ गई तो वहां से कंट्रोल सीधे जंप कर जाएगा कैच ब्लॉक में, और कैच ब्लॉक को पूरा एग्जीक्यूट करेगा और फिर जाके ये कमांड खत्म होगा। क्या ये सिंटैक्स समझ आ रहा है? मतलब पहले आप एग्जीक्यूट करो ट्राई ब्लॉक, अगर ट्राई में कोई एरर नहीं है देन इट्स ओके, अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आ गई तो एग्जीक्यूट करो कैच ब्लॉक एंड देन स्टॉप। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज ट्राई कैच। तो जब भी हम लोग ट्रांजेक्शन्स चलाते हैं इस सिंटैक्स को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं ध्यान से देखेंगे। सबसे फर्स्ट लिखते हैं हम बिगिन ट्राई, इंड ट्राई, और इंड ट्राई के बीच में लिख देते हैं वो सारा ट्रांजेक्शन, 1 2 3 4 जितने भी लाइन का है सब, और उन सारे ट्रांजेक्शन्स के लास्ट में जाके इंड ट्राई करने से पहले लगा देते हैं कौन सा कमांड? कमिट। कौन सा कमांड? ये कुछ ऐसा ही है जैसे नोटपैड पे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जब कंप्लीट हो जाए तो Ctrl+S कर दो। बात समझ आ रही है? एंड अगर बीच में ही कोई दिक्कत हो गया, बीच में दिक्कत जैसे लाइट कट गई तो क्या होगा? वो नोटपैड पे जितना लिखा था उतना नहीं सेव होगा, जितना सेव नहीं किया था वो पूरा ही क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ऐसा होगा ना? तो वही सेम चीज यहां है, वही सेम चीज कैच है। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कहीं एरर आ गई तो कैच ब्लॉक चलाएंगे, और कैच ब्लॉक में क्या लिख देंगे? रोल बैक। कैच ब्लॉक में क्या लिख देंगे?
रोल बैक। तो ये कमांड्स कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट हो। तो ये सिंटैक्स है हमारा, कब के लिए? ट्रांजेक्शन्स के लिए। जब भी हमारे पास ट्रांजेक्शन है मतलब सेट ऑफ क्वेरीज। ट्रांजेक्शन है मतलब क्या है? सेट ऑफ क्वेरी। एक ही काम को करने में एक नहीं, 1 2 3 4 कई कमांड्स चलाने हैं। तो उन ट्रांजेक्शन्स को, उन कमांड्स को हम ऐसे ही नहीं लिखा करते हैं, ये इंसर्ट, ये अपडेट, ये डिलीट, ये ऐसे नहीं। ऐसे लिखा तो क्या होगा, एक चलेगा दूसरे में एरर आ जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर क्या करेंगे हम, ये सिंटैक्स फॉलो करेंगे, ट्राई कैच, और ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे पूरा ट्रांजेक्शन, और पूरे कमांड्स को लिखने के बाद लास्ट में यहां जाके लिखेंगे कौन सा कमांड? कमिट। मतलब जब पूरा सक्सेसफुल हो जाए तो लास्ट में आके क्या हो? सेव हो जाए। कमिट का मतलब परमानेंटली सेव, विच कैन नॉट बी रोल बैक। ओके, एंड देन अगर कोई अगर कहीं एरर हो गया ट्राई ब्लॉक के अंदर, तो मैं चाहती हूं कि ट्राई ब्लॉक के अंदर जितना भी कमांड एग्जीक्यूट हुआ था 1 2 3, और उसने जो डेटाबेस में चेंजेस किए थे वो चेंजेस भी अनडू हो जाएं, वो चेंजेस भी डेटाबेस में इफेक्ट ना करें। नहीं तो ऐसा क्या होगा कि फिर एक कमांड का इफेक्ट दिखेगा और बाकी सबका इफेक्ट नहीं दिखेगा, और इस तरीके से इनकंसिस्टेंट डेटाबेस जनरेट हो जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू कि ट्राई ब्लॉक में अगर एरर आ गई, देन यू नीड टू रोल बैक। ट्राई ब्लॉक में अगर एरर आ गई तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू रोल बैक। एंड व्हाट इज रोल बैक? यस, रोल बैक इज लाइक कि आपके जितने कमांड्स अभी तक डेटाबेस में कमिट नहीं हुए हैं, ध्यान से सुनेंगे, अभी तक जितने ट्रांजेक्शन्स या जितने कमांड्स आपके डेटाबेस में कमिट नहीं हुए, उन सब का इफेक्ट भी डेटाबेस से हटा देगा। इस तरीके से हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, कि तो हर कमांड डेटाबेस में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होना चाहिए या फिर बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो इसको हम कहते हैं वो, दैट इज एसिड प्रॉपर्टी का कंसिस्टेंसी, कि तो ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो या फिर बिल्कुल कंप्लीट ना हो। अंडरस्टूड? हाँ, कि तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट चले और कंट्रोल प्लस एस हो, या फिर बिल्कुल भी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट डेटाबेस में ना पड़े। तो ना पड़े, अगर 2-4 कमांड चल चुका है और बीच में एरर आ गई है, तो वो 2-4 कमांड का इफेक्ट हटाने के लिए कौन सा कमांड? रोल बैक। रोल बैक नाम से ही समझ आ रहा है, पीछे जाओ। पीछे जाओ मतलब जितने कमांड्स को अभी तक कंट्रोल प्लस एस नहीं किया गया, कमिट नहीं किया गया, उन सब का इफेक्ट, उन सब ने जो डेटाबेस में मॉडिफिकेशंस किया था, दैट यू नीड टू रोल बैक, दैट यू नीड टू अनडू, बिकॉज ये पूरा ट्रांजेक्शन का पार्ट था और बीच में ट्रांजेक्शन इंटरप्ट हो गया, फेल हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये सिंटैक्स तब यूज में आता है, इसी के लिए मैंने ये वाला सिंटैक्स लिखा जो यहां लिखा है। क्या अब ये आपको समझ आ रहा है? क्या किया? सबसे पहले लिखा बिगिन ट्रांजेक्शन। बिगिन ट्रांजेक्शन इज अ कमांड विच सेट अ पॉइंट, कि यहां से एक, जैसे नोटपैड पे लिखा 2 लाइन लिख चुके, फिर 2 लाइन लिखने के बाद 4 लाइन लिखी जिसे कंट्रोल प्लस एस नहीं किया, तो अगर बीच में लाइट कट गई तो वो 2 लाइन जिसे कंट्रोल एस किया था वो रहेगा, वो जो 4 लाइन कंट्रोल प्लस एस नहीं किया था वही हटेगा ना। तो कहीं ना कहीं तो नोटपैड ने सेव किया है ना, कि इसके बाद से सेव नहीं किया गया। नोटपैड ने कहीं ना कहीं पॉइंट मार्क लगाया ना कि इसके बाद से सेव नहीं किया गया। तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट लगा रहा है कौन? बिगिन ट्रांजेक्शन। बिगिन ट्रांजेक्शन कमांड इज यूज्ड टू मार्क अ स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू ट्रांजेक्शन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? देन हम ट्रांजेक्शन में ये कमांड, ये सिंटैक्स फॉलो करते, वैसा ही दिख रहा है, बिगिन ट्राई, इंड ट्राई, बिगिन कैच, इंड कैच। बिगिन ट्राई के अंदर क्या लिखेंगे? सारे कमांड्स, और सारे कमांड्स के लास्ट में जाके कमिट। सारे कमांड्स और सारे कमांड्स के लास्ट में जाके लिखेंगे कौन सा कमांड, और कैच ब्लॉक के अंदर क्या लिखेंगे? रोल बैक। तो रोल बैक क्या काम करेगा?
रोल बैक क्या काम करेगा? रोल बैक इज यूज टू रिमूव द इफेक्ट्स ऑफ अनकमिटेड कमांड्स। अनकमिटेड कमांड्स के डेटाबेस में हुए चेंजेस को हटाने का काम करता है कौन? रोल बैक काम करता है डेटाबेस को पुराने स्टेज में लाने का, जैसे पहले था वैसे ही हो जाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कमिट क्या काम करता है? कमिट डेटाबेस में वो चेंजेस जो हुए तो हैं बट अभी तक सेव नहीं किए गए, उनको परमानेंटली सेव करने का काम करता है कौन? कमिट कमांड। अगर कमिट कमांड चल गया तो फिर आप उस पर रोल बैक नहीं लगा सकते। क्या ये बात समझ आ रही है? कमिट कमांड चल गया तो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो गया, फिर आप उस पर रोल बैक कमांड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज बस 3 कमांड्स हैं, बिगिन ट्रांजैक्शन, कमिट एंड रोल बैक।